हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज बड़े दिनों बाद वीडियो बनाने लगे हैं। एक्चुअली थोड़े हेल्थ की प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम भी क्या थी, कोविड, है ना। तो कोविड की वजह से थोड़ा इशू था, जिसकी वजह से थ्रॉट में थोड़ी ज़्यादा इन्फेक्शन थी, तो वीडियो नहीं बना पाए। तो आज से दोबारा स्टार्ट करेंगे। जो पिछली हमारी हिंदू की वीडियोस रहती भी हैं, तो उसको कोशिश करेंगे कि मैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वे से उसको कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, अदरवाइज जो आज से हम स्टार्ट करेंगे वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है। सो बहुत बहुत वही है कि आप जुड़े रहो उतने दिन तक। हमारे कोई भी सब्सक्राइबर नहीं कम हुआ या फिर कुछ और नहीं कम हुआ, बल्कि व्यूज बढ़ते ही रहे जो पुरानी वीडियोज है उस पर भी। तो उस चीज़ के लिए तो आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और आज की जो वीडियो है, मतलब जो 24 जनवरी का न्यूज़पेपर है, तो उसको तो गाइस आज के न्यूज़पेपर की जो डिस्कशन है, जो एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हम जो डिस्कशन रहते हैं, जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बता दूं कि हम न्यूज़पेपर में से न्यूज़ प्लस जो भी एडिटोरियल है उसकी डिस्कशन करते हैं। ये डिटेल्ड एनालिसिस रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका बैकग्राउंड भी मोर ओवर हम डिस्कस करते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब हम एडिटोरियल डिस्कशन की बात करें तो वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, पहली न्यूज़ जो आज के न्यूज़पेपर में हमने करनी है कि जो ओ माइक्रोन वाला ये जो वेरिएंट है उसका ट्रांसमिशन है, जो वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुकी है। तो पहली चीज़ तो सेफ्टी वाली बात आ जाती है कि आपने सेफ रहना है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये बताया किसने है, INSA-CoG। अब ये है क्या, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और इसके आने के बड़े चांसेस है, इसको आपने याद रखना है, स्टार मार्क कर लीजिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। INSA-CoG एक ज्वाइंटली इनिशिएट किया था, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नंबर 2, नंबर 3 CSIR ने, और नंबर 4 ICMR ने। ये 4 लोग थे जिन्होंने मिलकर ये चीज़ को बनाया। एक कंसोर्टियम है, और जो कि जीनोमिक जो वेरिएशंस हो रहे हैं SARS-CoV-2 में, उसके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताता है, ताकि जो लोग हैं उनका भला हो सके, जो लोग अपना काम कर सकें और किस तरह से वो बच सके, उसकी चीज़ों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे अभी इन्होंने बता दिया कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना वही सैनिटाइजर ये वो सारा कुछ यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी। तो नंबर 1 ये न्यूज़ है हमारे पास आज के लिए। तो ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड सुपर स्प्रेडर इवेंट आउटब्रेक एंड स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन अक्रॉस द कंट्री टू हेल्प इन ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। वही बात जो हमने डिस्कस किया कि सबकी सेफ्टी के लिए या फिर जो जो पॉलिसी बनानी है, किस किस तरह से क्या पॉलिसी हो सकती है, उस चीज़ के लिए काम करता है। ठीक है जी। तो पहली न्यूज़ आज ओ माइक्रोन के बारे में। नंबर 2 जो न्यूज़ है, जो नंबर 2 न्यूज़ है वो किस चीज़ के बारे में, नंबर 2 न्यूज़ है कि जो होलोग्राम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उसको अनवील किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट में इन न्यू दिल्ली ऑन दी पराक्रम दिवस। ठीक है। और बर्थ एनिवर्सरी किसकी, ऑफ द फ्रीडम फाइटर ऑन दी संडे। तो होलोग्राम होता क्या है, ये जनरल साइंस का या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वर्चुअल 3 डायमेंशनल इमेज रहती है, जो कि क्रिएट होती है बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट बीम्स दैट रिफ्लेक्ट रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा कोविड की वजह से अभी भी ना थोड़ा गले में है प्रॉब्लम, तो जिस चीज़ की वजह से ये आ रही है, सॉरी। तो देखिए, होलोग्राम के बारे में आपको पता चला, और इसी के साथ में 125th जो बर्थ एनिवर्सरी थी, ये छोटा जो भी एग्ज़ाम रहता है, चाहे वो NT का एग्ज़ाम है या फिर किसी का भी, अगर सीधा क्वेश्चन आएगा तो वो पूछ सकते हैं कौन सी एनिवर्सरी थी भाई। तो 125th बर्थ एनिवर्सरी की हम बात कर रहे हैं, ग्रेट फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में अगर आपको फर्दर पढ़ना है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, हम जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो इंडियन हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें पढ़ते हैं, किस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। या फिर त्रिपुरी सेशन वाला क्या था, जब उनका थोड़ा सीन हो गया था, है ना, जो एक कन्फ्लिक्ट हो गई थी विद गांधी जी, या फिर जो भी चीज़ें थी, वो आप कंट्रीब्यूशन आज ही इसके लिए पढ़ सकते हो। तो अभी जो है कि बुक उठा के अलग से इसको पढ़ सकते हो कि कंट्रीब्यूशन सारी आपको याद हो, जो जो इंसिडेंट इनसे रिलेटेड है। ठीक है। अब नंबर 2 ये न्यूज़ थी। नंबर 3 अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में न्यूज़ है। एलिफेंट कॉरिडोर होता क्या है, देखिए, हर एक कोई लोग हैं जो जंगल में रह रहे हैं या फिर उस जगह पे रह रहे हैं, उन विलेजेस में रह रहे हैं जो जंगल के बड़े नज़दीक हैं, तो वहाँ पे एलिफेंट्स जनरली आ जाते हैं। तो एलिफेंट कॉरिडोर वो इस वजह से बनाते हैं ताकि जो लोग और जो एनिमल्स हैं वो अपना को एग्जिस्टेंस में रह सके, अच्छे वे से रह सके, और जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी एक पूरा कर सके। मतलब एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्रिएट करता है एलिफेंट कॉरिडोर।
जो एलिफेंट कॉरिडोर है, मैं यही बताना चाहूँगा, वो एक नैरो स्ट्रिप है, ठीक है जी, और फॉरेस्टेड लैंड की हमने पहले ही बात किया, जो मैंने एग्जांपल दी उसी को आपने याद रख लेना है, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है लार्ज हैबिटेट विद द एलिफेंट पॉपुलेशन और एक एनिमल मूवमेंट का बिटवीन दी हैबिटेट, मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ से अगर एनिमल गुजरेगा तो उसका अलग से कॉरिडोर बना देता है ताकि कंफ्लिक्ट जो है वो कम से कम हो पाए, ठीक। अब इसमें और क्या याद रखना है आपने, ये याद रखना है कि टोटल तो देखो 88 कॉरिडोर्स है, ये कल को इंक्रीज भी हो सकते हैं, है ना, 100 भी हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ अभी के लिए याद रखनी है कि पहले नंबर पे जो है सबसे ज़्यादा जहाँ पे है वो है 22 इन दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अगर मैं बात करूँ और इन्फॉर्मेशन क्या है इस चीज़ के लिए कि अदर एलिफेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, नंबर 1 है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसमें हम एलिफेंट को बचाने की बात कर रहे हैं। जिन बच्चों ने इन्वायरमेंट की जो क्लास है वो लगाई हुई है मेरे से, तो मैंने या फिर नोट्स पढ़े हैं हमारे जो इस पे ग्रुप में आए थे, तो जो एलिफेंट है वो कीस्टोन स्पीशीज़ होते हैं जी। जो एलिफेंट्स हैं ये कीस्टोन स्पीशीज होते हैं, आपने याद रखना है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रोजेक्ट रिहेबिलिटेशन की हम बात कर रहे हैं, और माइक की, माइक का मतलब क्या है, मॉनिटरिंग करनी है इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ठीक है। तो माइक के बारे में आपने याद रखना है, माइक को आपने देखना ही देखना है। अब आगे देखते हैं, ये तो 3 न्यूज़ की हमने बात कर ली। नंबर जो 4th न्यूज़ है, आंगनवाड़ी वर्कर्स। देखो आंगनवाड़ी वर्कर होता क्या है, ये एक फंक्शनरी है आंगनवाड़ी वर्कर, जो कि ICDS एक स्कीम आई थी, उसमें से निकला। ICDS स्कीम क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है जी, जो कि मैनेज करते हैं आंगनवाड़ीज़ को। अब आंगनवाड़ीज़ क्या होती हैं, एक चाइल्ड और मदर केयर सेंटर है जो कि इस्टेब्लिश होता है एज अ पार्ट ऑफ द ICDS। अब ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनका मेन काम क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन देनी, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, इस तरह की जो चीज़ें उसको प्रोवाइड करना मेन काम रहता है आंगनवाड़ी वर्कर्स का। और जो आंगनवाड़ी सर्विसेज जिन लोगों को हम देते हैं, जिन जो बेनिफिशरीज हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, विद दी आधार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नंबर 5 अगर मैं आज की न्यूज़ की बात करूं तो गुजरात टू डिपिक्ट ब्रिटिश मैसेकर ऑफ ट्राइबल्स। देखिए इन्होंने बोला कि एक जलियांवाला बाग का जो मैसेकर है उसके बारे में सबको पता है, लेकिन उससे भी एक भयानक जो मैसेकर हुआ था, जो इसमें लिखा हुआ वर्स देन जलियांवाला बाग, ठीक है, वो हुआ था 100 ईयर्स अगो। तो वो ट्राइबल मैसेकर था। और ये जो ट्राइबल मैसेकर है ये किस ट्राइब के साथ हुआ था, भिल ट्राइबल जो पीपल है उनके साथ हुआ था। ये हुआ कहाँ पे था, हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हुआ था। और वो जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे, एक रिवर है जिसका नाम है हर रिवर या फिर हेर रिवर। और ये लीडरशिप किसकी थी, ये लीडरशिप थी मोतीलाल तेजावत की लीडरशिप थी, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ बिकॉज ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि इम्पोज किया था किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। तो ये जो भिल ट्राइब है ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है जी। ये आपको छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, आंध्रा और राजस्थान में देखने को मिलेगा। और राजस्थान में ये बिगेस्ट ट्राइब है, कौन सी, भिल ट्राइब, आपने याद रखना है। ये लोग एक्सपर्ट हैं किस चीज़ में, गोरिल्ला वॉरफेयर में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुरिल्ला वॉरफेयर में बड़े क्या है, ये एक्सपर्ट हैं, क्लियर बात। और इनको बिकॉज ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर में ये एक्सपर्ट है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि गुरिल्ला वॉरफेयर में अगर एक्सपर्ट है तो इनको डीप नॉलेज होएगी किस चीज़ की, लोकल ज्योग्राफी की, ठीक है। तो ये न्यूज़ को आपने याद रखना है। नंबर 6 जो न्यूज़ है आज की, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इन सारी चीज़ को पढ़ लो या फिर जो नीचे लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए, वो सारा एक ही काम करेगा। देखिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट स्टैचू होएगा, जो कि हैदराबाद में बनेगा। और ये बन क्यों रहा है, श्री रामानुजाचार्य जो कि तमिलनाडु में जिनका जन्म हुआ था, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं आचार्य के नाम से। और उन्होंने फिलॉसफी दी थी किस चीज़ की, श्री वैष्णवनिज्म की, ठीक है जी। और ये ही वॉज ऑल्सो रेफर टू एज द इलाया पेरूमल विच मीन्स द रेडियंट वन, क्लियर। उनकी जो फिलोसफिकल फाउंडेशन थी वो थी डिवोशनलिज्म एंड वर वेरी इन्फ्लुएंशियल टू दी भक्ति मूवमेंट, ठीक है। और इन्होंने टेक्स्ट लिखे बड़े इन्फ्लुएंशियल। ये क्वेश्चन आ सकता है कौन से टेक्स्ट लिखे, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने याद रखना है, इसको स्टार मार्क करिए, इसको नोट्स बनाने अलग से लिखना है, लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रह्मसूत्रा और भगवत गीता, ब्रह्मसूत्रा और भगवत गीता जो है इन्होंने टेक्स्ट लिखे। और किस में लिखे, ऑल इन दी संस्कृत, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से टेक्स्ट लिखे और कौन सी लैंग्वेज थी,
क्लियर है बात। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बन क्यों रही है? 1000, ठीक है, ये जो एनिवर्सरी है उनकी, बर्थ एनिवर्सरी किसकी? श्री रामानुजा की, उनकी वजह से ये जो चीज़ है वो बन रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया बात, इतना समझ में आया। तो ये वैष्णविज्म, वैष्णवनाइट जो ट्रेडिशन है उसको आगे लेकर गए थे, तो आपने ये चीज़ को याद रखना है। और कहाँ पे ये याद रखना है जी? हैदराबाद। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है नंबर 7, देखिए हो क्या रहा है कि जो इंडस्ट्री का एफ्लुएंट्स हैं, देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि भाई साबरमती रिवर हैज़ बिकम क्रिटिकली पोल्यूटेड फ्रॉम अनअबेटेड डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है जी, जो इंडस्ट्री का एफ्लुएंट है, जो इंडस्ट्री की हम बोल सकते हैं जो केमिकल्स हैं, वो विदाउट ट्रीटमेंट सीधा किस में जा रहे हैं? साबरमती रिवर में। एंड दैट्स वाई नाउ साबरमती हैज़ बिकम क्रिटिकली पोल्यूटेड। देखिए, जिन बच्चों ने अगेन जो इन्वायरमेंट की अगर क्लास लगाई है, तो मैंने उसमें बात की थी बीओडी की, सीओडी की। तो जब बीओडी सीओडी एक्सट्रीम लेवल की इंक्रीज हो जाती है, जब इंडस्ट्रियल केमिकल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, बिल्कुल ही ब्लैक वाटर हो जाता है, और वहाँ पे क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी? झाग बननी स्टार्ट हो जाती है, फोग, मतलब आप स्नो टाइप एक बोल सकते हैं, फोग टाइप चीज़ बननी स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह की चीज़ आपने जनरली यमुना रिवर में देखी होगी, कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, और वो कुछ नहीं है, केमिकल बन चुका है पानी, और जब केमिकल वाला पानी एक दूसरे के साथ स्प्लैश होता है तो वो झाग बनाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए उन्होंने बोला एक प्रोजेक्ट लगाना था भाई, और वो ट्रीटेड जो एफ्लुएंट वाटर है वो सीधा का सीधा कहाँ पे डालना था? नॉट इन द रिवर, नॉट इन एनी काइंड ऑफ रिवर, बट इन डायरेक्टली इन टू दी सी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है उसका। तो प्रोजेक्ट का कोई नाम नहीं है, तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे हमने ये चीज़ बनाई है। अब साबरमती जो रिवर है, आपने याद रखना है, राजस्थान प्लस गुजरात दोनों में फ्लो करती है। ये ओरिजिनेट होती है तेपूर इन दी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये साबरमती रिवर है, इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से आ रहा है, आपको प्रॉपर ये नज़र आ रहा होगा। ये नर्मदा रिवर, यहाँ पे हमने लिखा है कि दिस इज़ द नर्मदा रिवर। ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये साबरमती रिवर का है। तो साबरमती रिवर राजस्थान गुजरात, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वक्कल, हथमती, वत्रक से, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? साबरमती रिवर की। साबरमती जो है रिजर्वायर, हथमती रिजर्वायर, मेशवो रिजर्वायर, ये प्रोजेक्ट हैं जो कि मेजर प्रोजेक्ट है किस पे हैं? रिवर साबरमती पे। क्लियर हो गया बात, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है, जो पेरू है उसने डिक्लेयर कर दी इन्वायरमेंटल इमरजेंसी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑयल स्पिल। अब देखते हैं आगे। और ये हुआ क्यों है, किस वजह से हुआ है, आपको सबको पता होगा कि रिसेंटली हमने देखा वोल्केनो नियर दी टोंगा। ठीक है, तो टोंगा में जो वोल्केनो आया उसकी वजह से जो वेव्स है वो हुई, तो वेव्स के आने से जो शिप वहाँ पे रुका हुआ था वो पलट गया। देखते हैं, तो इन्वायरमेंटल इमरजेंसी हम बोलते किसको हैं? जो सडन ऑनसेट डिजास्टर और एक्सीडेंट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल और ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज दैट कॉजेज और थ्रेटन्स टू कॉज सीवियर इन्वायरमेंटल डैमेज एज वेल एज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। तो नंबर 1 तो ये हो गया। ये स्पिल हुआ क्यों है? मैंने पहले ही बोला कि एक टैंकर रुका हुआ था ऑयल का, और जो स्पेनिश एनर्जी फर्म रैप्सोल है उसको बिलोंग कर रहा था, और वो वहाँ पे रुका हुआ था। तो क्या हुआ कि बिकॉज के जो फ्रीक वेव्स आई, जिसकी क्यों आई थी? क्योंकि इरप्शन हुआ वोल्केनो का इन दी टोंगा। अब ये जो भाई टोंगा आइलैंड्स है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपने पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टोंगा आइलैंड्स हैं, ये जो टोंगा ट्रेंच है, टोंगा आइलैंड्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। ये रिंग ऑफ फायर का क्या है? पार्ट है। जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी की हुई है, या फिर पूरी की हुई है, या फिर थोड़ा बहुत पता है, तो रिंग ऑफ फायर वो चीज़ है जहाँ पे हम बात करते हैं कि कंसीडरेबली, मतलब हर एक तरफ से वो कन्वर्जेंस की तरफ जा रही है, कन्वर्ज हुई है, जिस चीज़ की वजह से वहाँ पे हम देखते हैं जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं वो मेजर रहती हैं। ठीक है, और यहीं पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे मायो हो गया, गरीबाती हो गया, हेलेंस हो गया, कोटोपेक्सी, ठीक है, हुड हो गया, इस तरह की जो माउंटेन्स हैं, जो चीज़ें हैं, यहाँ पे हम वॉल्केनिक इरप्शन देखते हैं। और वही वॉल्केनिक इरप्शन टोंगा आइलैंड्स में आया बिकॉज ऑफ द रिंग ऑफ फायर। हर एक तरफ से कन्वर्ज है, जिस चीज़ की वजह से फ्रीक वेव्स आई, और जिसने वहाँ पे जो ऑयल का टैंकर था उसको हिला दिया, और वो गिर के वहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया।
ठीक है जी। और ऑयल आपको पता ही है पानी में मिक्स नहीं होता, ऊपर तैरता रहता है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से वहां पे जो प्रोड्यूसर्स है वो खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, मरना स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट उसको क्या करना पड़ेगा, जो इमरजेंसी है वो उस चीज़ को मतलब इमरजेंसी इसीलिए डिक्लेयर किया है कि उस चीज़ को हटाना चाहिए, उस चीज़ को ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भाई म्यूचुअल फंड सिप की यहाँ पे बात की गई है। सिप होती क्या है? सिप होती है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हो एवरी मंथ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई सिप। लेकिन म्यूचुअल फंड है जो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में आप कभी भी उस चीज को निकाल सकते हो, जो क्लोज एंडेड होता है आपको एक टाइम के लिए उसमें पैसा है जो वो रखना ही पड़ेगा, ठीक है जी। और एक और चीज जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये भी एक फर्दर दो तरह के हो सकते हैं। किस तरह से देखिएगा, फर्दर दो तरह के कैसे कि एक तो म्यूचुअल फंड में जब हम बात करते हैं, कई बार जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं उसमें टाइम पीरियड रहता है कि 5 साल तक वो क्या काम करेगा, एज अ डिबेंचर काम करेगा, मतलब एक जो पैसे हैं वो आपको उतने जो इन्वेस्टमेंट है वो आती रहेगी, ठीक है। लेकिन 5 साल के बाद आप उसको क्या करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो, किसमें? इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो जी उसको आप, ठीक है जी, उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो एक तो ये चीज़ होगी, इसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल म्यूचुअल फंड्स, ठीक है जी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या फिर कन्वर्टेबल म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं। तो एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, जो कि कन्वर्ट बाद में नहीं हो पाएंगे इक्विटी में, जो आपके पैसे 5 साल बाद आपको मिल जाएंगे जितना भी आपका अमाउंट बन रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, जो एडिटोरियल है, ये फर्दर मैं आपको बता दूं मेंस के लिए, लेकिन इसमें से 2-3 चीज़ें मैं प्रीलिम्स के लिए आपको बताऊंगा, आपने देख लेनी है, वो भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेनी है। पहली चीज़ तो यार इसमें कुछ भी नहीं है, ये खास पढ़ने वाला आज कोई एडिटोरियल मस्त नहीं था, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें से निकाला है। पहले तो उन्होंने बोला कि भाई जो जीडीपी की प्रोजेक्शन है वो जो 9.2% दी है, तो जो पहले 9.5% दी थी उससे कम आ रही है। कहते जी ये कम क्यों आ रही है, तो यहाँ पे चैलेंज बता दिए। चैलेंज क्या, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, थर्ड वेव की जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इसमें और हमें क्या पता चला, जो मेन सेक्टर्स हैं कि रिकवरी की तरफ जा रहे थे लेकिन वो वहाँ पे रुक जाएंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ये वो वाले सेक्टर थे, वो थोड़ा फिर ढीला पड़ जाएंगे, ये बात की गई है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई जो रियल जीडीपी है, ठीक है, कि 9.5% होनी थी, लेकिन वो अब कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ थर्ड वेव। लेकिन इन्होंने अंत में यही बोला है, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कि भाई फिस्कल कंसोलिडेशन की यहाँ पे बात कर दिया कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो मिनिमाइज करो, ठीक है, वो कम होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट जीडीपी से। तो इस तरह की जो चीज़ है वो बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कि आप इंक्रीज करो ताकि लोगों के पास पैसा आ जा सके। और यहाँ पे इन्होंने फिस्कल पॉलिसी की बात की है, मतलब बजट रिलेटेड बातें होने लगी हैं, बजट आने वाला है, इस वजह से बजट रिलेटेड बातें होने लगी। फिस्कल पॉलिसी की यहाँ पे बात की है, बजट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से फिस्कल पॉलिसी से ही हम अपनी कंट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा सकते हैं, उन चीज़ों को बढ़ा के आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था। और इसमें आपने, अब मैं क्या बता रहा था कि प्रीलिम्स के लिए क्या देंगे, तो एनएसओ देखो भाई, एनएसओ की मिनिस्ट्री कौन सी है, वैसे तो मॉस्पी है, लेकिन एक बार फिर आपने देखना है इसके बारे में, पहले क्या था अब क्या है। आईएमएफ के बारे में अगर आप देखना चाहते हो उसके बारे में देख सकते हो। नंबर 3 पॉइंट प्रीलिम के लिए अगर आपने देखना है तो जीडीपी भाई, अगर नहीं पता जीडीपी के बारे में किसी को तो आपने देख लेना है। लेकिन धीरे धीरे वही है कि हम एकदम से नहीं कंटेंट डाल सकते, धीरे धीरे जो कंटेंट है वो हर एक सब्जेक्ट का डालना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कंटेंट आएगा कंटेंट, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम तक हम जो संडे है या फिर कोई वीकली स्पेशल हो गया या फिर डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डाल सकते हैं, कोई आंसर राइटिंग या कुछ भी, वी विल बी, ठीक है। तो हम आगे आपको बता देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा जो न्यूज़पेपर वाली सीरीज है उसको और सुधारते रहे, ठीक है। अब आगे देखिए, जो लास्ट यहाँ पे एडिटोरियल या फिर आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो फॉल्स डायकोटॉमी के बारे में बात की गई है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अगेन मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन के जो डिबेट है उसके बारे में बात की। उन्होंने बोला कि यार उन्होंने मतलब फेवर किया था। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक ऑल इंडिया कोटा होता है। ऑल इंडिया कोटा क्या होता है कि सेंटर ने बोला हर एक स्टेट को जितने भी आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें अंडर ग्रेजुएशन के लिए,
डेंटल के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ ना कुछ सीट्स हमें दे दो, सेंटर को दे दो। और सपोज कर लो इसमें से सीट निकल के आ रही है 100, और ये 100 सीट्स के लिए हम एक एग्जाम करवाएंगे, और इस चीज में जो भी सीट्स हैं वो होएगा ऑल इंडिया कोटा। सेंटर इसमें क्या करेगा, एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, और कोई भी बच्चा पूरे इंडिया से 100 सीट के लिए लड़ सकता है, और कहीं पे भी जाके अपनी जो एडमिशन है वो पक्की करवा सकता है अगर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो अभी इस चीज के बारे में बात थी, लेकिन इसमें जो रिजर्वेशन थी पहले नहीं थी, तो बाद में इसमें रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की गई। कब की गई थी, यहाँ पे लिख रखा है, देखिएगा यहाँ पे उन्होंने बोला ऑल इंडिया कोटा जो है, यहाँ पे देखिए 2007 में 15% रिजर्वेशन एससी को और 7.5% एसटी को। मैं ऑल इंडिया कोटा मतलब ऑल इंडिया मेडिकल कोटा की बात कर रहा हूँ, और किसी चीज की बात नहीं कर रहा। लेकिन रिसेंटली अब ओबीसी को भी इसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है। कहाँ, कब, इन जुलाई 2021। और जब ये प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसकी फेवर में ही डिसीजन दिया। और फेवर में क्या डिसीजन दिया, देखिए कि भाई जो रिजर्वेशन है इन दी ऑल इंडिया कोटा ऑफ सीट्स इन एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज, कोर्ट concluded that the binary has become superfluous। ठीक है, तो इन्होंने बोला यहाँ पे कि जो फॉर्मल इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, या फिर प्रिंसिपल कि हर एक बंदे को इक्वल फुटिंग पे लड़ना चाहिए, कंपीट करना चाहिए, वो इनएडिक्वेट हो जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पे हमने इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दी यूपीएससी के लिए भी, लेकिन कुछ बच्चे या फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो प्रिविलेज्ड हैं यार पहले से, जिनके फादर मदर या फिर नोन में, या फिर भैया भाई जो भी है, या फिर बहन है ना, जब कोई भी बंदा, ब्रदर सिस्टर कोई भी जानने वाला है ना, तो वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर है, तो उनको तो एक प्रिविलेज मिल गई कि भाई उनको पता लगता रहेगा किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी। या फिर कई बच्चे ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छी इनकम है, अच्छे रिसोर्सेज है, उनको भी वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कि सारे पैसे मिल जाते हैं, सारी कुछ मतलब चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं कि भाई आप 100 रुपीज़ दो, अपना फॉर्म भरो और वहाँ पे आप पेपर दे दो। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें नहीं मिल रही, जिनके पास उतनी इनकम नहीं है कि वो 1.5 लाख 2 लाख या फिर 2.5 लाख जो भी है कि भाई करंट अफेयर कर सके, न्यूज़पेपर पढ़ सके, या कुछ भी चीज़ें। तो उन लोगों को उन्होंने बोला कि भाई इस तरह से जो रिजर्वेशन है वो देनी पड़ेगी। तो ये लाइन बड़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है कि फॉर्मल इक्वालिटी और द प्रिंसिपल दैट एवरीवन कंपीट्स ऑन एन इक्वल फुटिंग इज इनएडिक्वेट टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटीज एंड द इनहेरेंट डिसएडवांटेज ऑफ द लेस एडवांटेज सेक्शन, necessitating provisions that help them compete with the advanced classes। जो एडवांस्ड लोग हैं उसी तरह से हमने बात की कि जिनके पास ऑलरेडी वो है कि प्रॉपर सारा क्राइटेरिया है, जिनको पता है। यहाँ पे तो अवेयरनेस भी नहीं थी, लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कहीं जिनको पास डिसएडवांटेज सेक्शन है कि भाई ये चीज़ क्या है। तो इस वजह से उन्होंने बोला ये चीज़ जरूरी है भाई। तो इस वजह से आपने भी अपने मन में ये चीज़ रखनी है। तो हमें कोई किसी के लिए किसी के अगेंस्ट ग्रजेस नहीं रखनी कि उसको मिली हुई है जी रिजर्वेशन फलाना ढिमकाना। अभी तो क्या है कि अपर कास्ट में भी EWS नाम का एक कंपोनेंट डाल दी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको भी तो दे दी। तो अब हमारे मन में ये नहीं है कि जो रिजर्वेशन है इट इज़ ओनली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट और कास्ट बेस्ड। अब ये जो रिजर्वेशन है ये सबके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। आगे आने वाली अपडेट के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और अगली वीडियो में कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।